नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम जावा के एमसीक्यूज कर रहे हैं विच आर बेस्ड ऑन निमी, NIMI, निमी। निमी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। निमी मीन्स नेशनल इंस्ट्रक्शनल नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षण सामग्री संस्थान। देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। निमी के पैटर्न को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि निमी का मेन जो पर्पस है, निमी का काम जो होता है इनका आईटीआई ट्रेड्स के लिए कंटेंट प्रिपेयर करना, ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड करना, डिजाइन करना, एमसीक्यूज प्रिपेयर करना, क्या कंटेंट होंगे वो सारा कुछ काम करने का, जो सारा कुछ डिजाइनिंग का या सारा कुछ मटेरियल प्रिपेयर करने का काम जो होता है वो निमी करता है, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षण सामग्री संस्थान। इसलिए मुझे लगा कि उस डिपार्टमेंट के ही कुछ क्वेश्चंस लेना चाहिए। तो जावा के लिए मैं अभी प्रैक्टिकल के साथ साथ यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि जावा, CSS, HTML, पाइथन, MySQL, इस पर प्रैक्टिकल बेस्ड जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, एमसीक्यू फिर उसका एक्सप्लेनेशन। तो जैसा रिव्यूज भी आए हुए थे, जिन्होंने प्रैक्टिकल किए हुए हैं, जिन्होंने उस पर काम किया, केवल कॉन्सेप्ट या थ्योरी बेस्ड नहीं। अगर क्योंकि एग्जाम तो स्टार्ट हो गए हैं, कोपा के भी 14 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। तो केवल एमसीक्यू लगाने से काम नहीं बनेगा। जिनको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज है उनका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, राइट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा को लेकर। जावा का जनक, फादर ऑफ जावा कौन है? हु इज द फादर ऑफ जावा? देखिए डेनिस रिची, ये है सी के इन्वेंटर। सी प्रोग्रामिंग को इन्वेंट करने वाले थे डेनिस रिची। बेर्न स्टोस्टफ, इन्होंने सी प्लस प्लस को बनाया है। और जेम्स गॉसलिंग, दिस इज द राइट आंसर, इन्होंने 1995 में, वैसे जावा पर काम तो जो है वो 1990s से कह सकते हैं, 1991 1992 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1995 में सन माइक्रो सिस्टम, जावा जो है ये सन माइक्रो सिस्टम का प्रोडक्ट है। किसका? सन माइक्रो सिस्टम। अभी लेकिन जावा को ओरेकल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेकिन पहले इनिशियली जावा वाज द प्रोडक्ट ऑफ सन माइक्रो सिस्टम, राइट। और जावा का पहले जो नाम था वो था ओ ए के, ओक। ओ ए के, जावा का नाम जब जावा को इन्वेंट किया गया था तब उसका नाम ओक था। लेकिन फिर बाद में 1995 में जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने इसको फाइनल जब रिलीज किया तो उसका नाम दिया था जावा, राइट। तो राइट आंसर, फादर ऑफ जावा इज जेम्स गॉसलिंग। ग्वीडो वेन रोजम, इन्होंने पाइथन को बनाया है, ये पाइथन के इन्वेंटर हैं। तो जो भी मेरी कोशिश होती है कि ऑप्शन को लेकर मैं आपको क्यों एक्सप्लेनेशन देता हूं कि आपकी प्रिपरेशन एक क्वेश्चन के साथ 5 अलग क्वेश्चन की हो जाए। ऑप्शंस को भी जब हम क्लियर करते हैं तो हमारी तैयारी थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जावा एक किस टाइप की लैंग्वेज है? प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मशीन लेवल असेंबली लैंग्वेज? तो जावा इज अ सॉरी जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं बोल रहा हूं प्योर, राइट, क्योंकि सी प्लस प्लस भी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट सी प्लस प्लस प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। वेदर जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इन जावा विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। कोई भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट के। इसलिए जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए, जब जहां पर भी जरूरत पड़ेगी तो प्रैक्टिकली भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो उससे और भी जो एमसीक्यूज बनते हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। जावा फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ जावा सोर्स फाइल? जावा की जो सोर्स फाइल होता है जहां पर हम कोड लिखते हैं उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। डॉट क्लास, ये तो बाइट कोड्स वाली फाइल होती है। डॉट EXE ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। डॉट JS ये जावा स्क्रिप्ट की फाइल होती है। तो जावा की फाइल जो भी हम बनाएंगे, जावा का प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो उस फाइल का एक्सटेंशन डॉट जावा इज मस्ट, राइट।
कंपाइल्ड जावा फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ कंपाइल्ड जावा फाइल? कंपाइल्ड जावा फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास, क्योंकि जब हम जावा फाइल को कंपाइल करते हैं तो एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली कर लेते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट, क्योंकि देखिए जावा का प्रोग्राम करने के लिए एडिटर भी है, जैसे नेटबीन्स है, ब्लूजे है, लेकिन कोर जावा के कॉन्सेप्ट के लिए जो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम जेडीके इंस्टॉल करते हैं, उस पे ही मैं आपको कोडिंग करके यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोर है। फिर तो एडवांस जावा में हडूप पढ़े हैं आप, नेटबीन्स पढ़े हैं आप, ब्लूजे का यूज करें, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर रहा हूँ। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग के पास जावा इंस्टॉल होगा। जावा की क्लास नहीं है, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि आप सभी का बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग का हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ इतने से आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। मेरे लैपटॉप में जावा इंस्टॉल है, सीडी बैकस्लैश करके मैं जा रहा हूँ जावा के लिए। मेरे पास जावा नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा, CDJAVA जावा। इसमें एक डायरेक्टरी और होती है बिन, ये बिन आपको दिखाई दे रही है, बिन डायरेक्टरी। इस बिन डायरेक्टरी में जाऊंगा CD बिन। यहाँ पर जब मैं DIR करता हूँ तो देखिए ये जेडीके, ये पूरा जेडीके, जहाँ पे आपको जावा सी मिलेगा, जावा डीओसी जावा डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है, जावा सी जावा का कंपाइलर है, जावा ये जावा का इंटरप्रेटर है, जार ये जावा आर्काइव के लिए यूज होता है। अगर आपको जावा की आर्काइव फाइल बनानी, जार फाइल बनानी है तब यूज होता है। जेडीबी जावा का डीबगर है, जावा पी जावा का डिसअसेंबलर है, बहुत कुछ है। तो ये पूरा जेडीके, यहाँ पर ही हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एडिट स्पेस फाइल नेम। फाइल का नाम मैंने दे दिया सपोज ITI, नहीं, इसको मैं कोपा देता हूँ, COPA कोपा डॉट जावा एक्सटेंशन इज मस्ट। जब भी आप फाइल बनाएंगे तो एडिट, यहाँ पे डॉस की कमांड है, आप चाहें तो नोटपैड में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं। नोटपैड में भी बनाकर हम जावा की फाइल को विथ डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ जब सेव करेंगे, और उसको भी हम यहाँ पर जेडीके जब आपका इंस्टॉल होगा तो वहां से रन कर सकते हैं। फिलहाल ये तरीका सिंपल सा जो बेसिक तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एडिट स्पेस फाइल का नाम डॉट जावा, एंटर। ये एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा क्लास स्पेस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारी मेन क्लास का नाम वही होना चाहिए जो हमारी फाइल का नाम है। मैंने यहाँ पे फाइल का नाम क्या दिया है? कोपा। तो यही मेरी मेन क्लास भी होने वाली है, तो मैंने लिखा क्लास स्पेस कोपा। फिर ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी, जावा के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट string स्ट्रिंग args, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट प्रिंट करवाऊंगा, SY system डॉट आउट डॉट PRINTLN प्रिंटलन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डबल कोट्स में, हेलो इन जावा सेमीकोलन। अब देखिए थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दूं। जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, उसके साथ ही केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिएगा फाइल का नाम यहाँ पे कोपा लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको कि फाइल का नाम यहाँ पे कोपा लिखा हुआ है, ठीक है। और यही फाइल का नाम मैंने यहाँ पे क्लास का नाम दिया है सेम वैसे ही, C कैपिटल, क्योंकि ये यूजर यूजर डिफाइन है। तो जैसा नाम आप देना चाहें वैसा दे दीजिए, कोई इशू नहीं। क्यों ये जरूरी है, ये अभी हम जब इसको रन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लास एक कीवर्ड है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, यहाँ सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। केवल स्ट्रिंग का S कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ सिस्टम का S कैपिटल लिखा हुआ है, और डबल कोट्स में जो स्ट्रिंग लिखी हुई है ये तो आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखें, कोई इशू नहीं। क्लियर? इतना करने के बाद इसको मैं यहाँ से ऑल्ट F प्रेस करके एग्जिट करूंगा। एग्जिट करूंगा तो इट विल आस्क टू सेव दी प्रोग्राम, फाइल को सेव करने के लिए बोलेगा, या तो हम यहाँ से ही पहले इसको सेव भी कर सकते हैं, कंट्रोल S प्रेस कर दें तो भी सेव हो जाएगा। ऑल्ट F और एग्जिट मैंने किया, ये मैंने प्रोग्राम बना दिया। सेव के लिए पूछा इससे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर DIR करता हूँ, तो मैंने जो फाइल बनाई है कोपा, देखिए ये दिख रहा है कोपा डॉट जावा नाम से, लेकिन कोपा के अलावा और कोई फाइल यहाँ पे दिख नहीं रही है कोपा नाम से। कोपा डॉट जावा ये हमारी सोर्स फाइल है। अब इसको कंपाइल करने के लिए मुझे यूज करना होगा जावा सी। जावा सी इज दी कंपाइलर ऑफ जावा। जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें
कंपाइलर भी अलग है और इंटरप्रेटर भी अलग है। मतलब कंपाइल करने के लिए अलग कमांड यूज होगी और रन करने के लिए अलग कमांड यूज होगी। तो कंपाइल करने के लिए जावा सी स्पेस फाइल का नाम, हमारी फाइल का नाम है कोपा डॉट जावा, फाइल एक्सटेंशन देना जरूरी होगा एट द टाइम ऑफ कंपाइलिंग द प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे उस टाइम पर आपको फाइल नेम के साथ डॉट जावा एक्सटेंशन देना मस्ट है। मतलब जावा सी इज दी कंपाइलर, जावा का कंपाइलर है, फाइल का नाम है कोपा डॉट जावा, एक्सटेंशन के साथ यहां देना जरूरी है। एंटर प्रेस करूंगा, अगर कोई एरर होगी तो आपको यहां डिस्प्ले कर देता, लेकिन कोई एरर नहीं है, आप डायरेक्ट प्रॉम्प्ट पर आ गए हैं। इसका मतलब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। कंपाइल होने से हुआ क्या है, अगेन मैं dir करता हूं /w/p। यहाँ पे देखिए आप, ये कोपा डॉट क्लास नाम से एक और फाइल क्रिएट हो गई, ये हमारी सोर्स फाइल ये है कोपा डॉट जावा, और एक फाइल क्रिएट हो गई कोपा डॉट क्लास। डॉट क्लास का मतलब इसमें बाइट कोड्स हैं, और जावा इंटरप्रेटर जो है ना, जब हम जावा के कोड को रन करना होता है तो हम जावा इंटरप्रेटर जब यूज करेंगे तो वो इस डॉट क्लास फाइल को ही यूज करेगा। इसमें बाइट कोड्स होते हैं, ये बाइट कोड्स जेवीएम के लिए होते हैं। जेवीएम मतलब जावा, अभी वो एमसीक्यू आने वाला है तो वहां और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन के लिए होता है। फिलहाल मैं इसको सिंपली अब रन कर रहा हूं। जावा स्पेस फाइल नेम केवल देना है यहाँ पर, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट डॉट क्लास वाली फाइल को ही रन करेगा जिसमें बाइट कोड्स हैं। कंपाइल के टाइम पर फाइल नेम विथ एक्सटेंशन, रन करते टाइम विदाउट एक्सटेंशन। फाइल नेम देंगे जरूर आप, बट बिना किसी एक्सटेंशन के लिए। यहां देखिए डॉट लगाकर मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये जावा का इंटरप्रेटर है। क्लियर। तो ऐसे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि जावा के इंटरप्रेटर का नाम क्या है, जावा के कंपाइलर का नाम क्या है। तो प्रैक्टिकल जिन्होंने किया है, जो करते रहते हैं प्रैक्टिकल, या जिनका प्रैक्टिस है थोड़ी, तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूं इस वीडियो में यही आने वाले हैं, इनमें से ही आएंगे, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। नो बडी कैन प्रिडिक्ट। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते रहते हैं जिसमें लिखा होता है कि यहीं से क्वेश्चन आना, या ये तो कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। हाँ, प्रैक्टिस जरूर हो जाएगी, उसके आसपास थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा डेवलप हो जाता है। जावा स्पेस कोपा, देन एंटर। देखिए हेलो इन जावा, ये हमारा आउटपुट डिस्प्ले होकर आ गया। क्लियर। ये मैंने अभी आपको केवल एक डेमो दिया है कि फाइल को रन कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था कि कंपाइल्ड जावा फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो कंपाइल करने के बाद जो फाइल क्रिएट होती है वो डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है। ये प्रैक्टिकली अभी हमने देख भी लिया, राइट। डॉट जावा ये सोर्स कोड की फाइल का एक्सटेंशन होगा। डॉट एक्सी एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन है। डॉट ओबीजे ऑब्जेक्ट फाइल का एक्सटेंशन है। तो जावा में केवल दो ही फाइल क्रिएट हो रही है, एक तो सोर्स फाइल और कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास जिसमें बाइट कोड्स होते हैं वो फाइल। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच फाइल कंटेन्स बाइट कोड्स इन जावा। तो डॉट क्लास फाइल जो होती है वो कंटेन करती है बाइट कोड्स को। अब बाइट कोड्स क्या होते हैं वो हम आगे देखते हैं अभी क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा प्रोग्राम रन होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विच इज रिक्वायर्ड टू रन अ जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जेडीके की भी जरूरत होती है, जेआरई की भी जरूरत होती है, जेवीएम की भी जरूरत होती है, कंपाइलर की भी जरूरत होती है। लेकिन इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। यहां बोला गया विच इज रिक्वायर्ड टू रन अ जावा प्रोग्राम। देखिए बिना जेडीके के जेआरई नहीं होगा, जेआरई नहीं होगा तो जेवीएम नहीं होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है इट इज जेवीएम। जेवीएम का फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म ऑफ जेवीएम इज जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन ये एक ऐसी मशीन होती है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। नाम से ही समझ में आ रहा, वर्चुअल मतलब काल्पनिक, जो आभासी है, मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, बट इटसेल्फ इज अ होल कंप्यूटर, या अपने आप में एक पूरा का पूरा सिस्टम ही होता है। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है, जावा वर्चुअल मशीन जो हमारा बाइट कोड जनरेट हुआ था, ये बाइट कोड किसमें था, dir, सॉरी मैं इसको एडिट करता हूं। देखिए एडिट COPA कोपा डॉट CLA क्लास, इसमें हमारा सोर्स कोड नहीं है, ये बाइट कोड्स है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं एडिट स्पेस कोपा डॉट क्लास। अगर मैं ओपन कर रहा हूं, देखिए कुछ समझ में आ रहा है क्या, हमको ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये बाइट कोड्स है। इसे जेवीएम समझेगा, कौन समझेगा, जेवीएम समझ पाएगा। इसलिए यहां से हमारा कुछ नहीं होना है, हमको क्या करना है, हमको केवल सोर्स कोड को कंपाइल करना है। तो जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन का काम होता है इस बाइट कोड्स को वो एग्जीक्यूट करेगा और मशीन लेवल कोड जनरेट करता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम समझ के फिर उसको
सीपीयू को भेजता है और फिर सीपीयू उसको फर्दर हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है। एक पूरा एक वो कहते हैं कि एक फ्लो है, एग्जीक्यूशन का एक फ्लो है प्रॉपरली। जेवीएम जब को जावा पढ़ाया जाता है बीसीए वगैरह में, बीटेक में, बीई में, जब हम लोग पढ़ाते हैं जावा, तो वहां पे हम जेवीएम को बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं। बट यहाँ मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं लगता कि जेवीएम को बहुत इन डिटेल एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े। आप ये समझ लीजिए, इस एमसीक्यू के अकॉर्डिंग जेवीएम का यूज होता है जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए। जावा वर्चुअल मशीन हर ऑपरेटिंग सिस्टम में, हर सिस्टम में अलग अलग होती है। क्लियर? तो राइट आंसर इज जेवीएम। जेडीके जेआरई कंपाइलर, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इनिशियली अगर स्टूडेंट ने थोड़ा जेडीके पढ़ा होगा तो वो बोलेगा अच्छा जेडीके के बिना तो रन ही नहीं होगा, लेकिन जेवीएम एक्चुअली वो चीज है जो प्रोग्राम को रन करता है। जेवीएम इज द पार्ट ऑफ जेआरई और जेआरई इज द पार्ट ऑफ जेडीके। मतलब जेडीके के अंदर जेआरई होता है और जेआरई के अंदर जेवीएम होता है। अच्छा, जेडीके का भी फुल फॉर्म बताना जरूरी है और जेआरई का भी। तो जेडीके का फुल फॉर्म होता है, जेडीके इज जावा, सॉरी, जावा डेवलपमेंट किट एंड जेआरई इज जावा रन टाइम एनवायरमेंट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। ये भी एक एमसीक्यू बन सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेडीके, व्हाट इज, अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन आए या सिंपल आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो था वो उस दिन बड़ा सिंपल फॉर्मेट में आया, तो हो सकता है जेडीके का फुल फॉर्म, जेआरई का फुल फॉर्म या जेवीएम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जावा में बाइट कोड जनरेट करने वाला टूल, देखिए अब भी हमने ये प्रैक्टिकली किया है। विच टूल जनरेट बाइट कोड्स इन जावा? तो जो प्रैक्टिकल कर लेंगे वो कभी भूलेंगे, इनको याद नहीं करने की जरूरत है। क्या यूज होता है? जावा सी यूज होता है। अभी अभी हमने किया जावा सी के थ्रू, अभी हमने कंपाइल किया था प्रोग्राम को हमारे। देखिए जावा सी, और हमने लिखा था कोपा डॉट क्लास, सॉरी कोपा डॉट जावा। ऐसा करने से एक फाइल जनरेट हुई थी जिसका नाम था कोपा डॉट क्लास। ये कोपा डॉट क्लास, और इसमें ही बाइट कोड्स होते हैं। यही अभी अभी हमने किया था और यही हमको एमसीक्यू में पूछा गया है। विच टूल जनरेट बाइट कोड इन जावा? जावा में बाइट कोड जनरेट करने वाला टूल कौन सा होता है? तो जावा सी, जो कि जावा का कंपाइलर है, इसका यूज करते हैं हम बाइट कोड्स को जनरेट करने के लिए। क्लियर? जावा में क्लास डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड है? ये अभी अभी हमने प्रैक्टिकल किया है। जब आपको क्लास बनानी होगी तो क्लास बनाने के लिए, इसको मैं यहाँ से, सॉरी, एडिट कोपा डॉट जावा, क्लास बनाने के लिए हमको क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिना क्लास बनाए हम जावा के किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते, इसलिए इसे कहा जाता है इट इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये भी बता दूं, जिस क्लास के अंदर ये लिखा होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो मेन क्लास कहलाएगी। क्लियर? और एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से ही होता है। जावा के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन मेथड से ही होगा। जेवीएम क्या करता है? जैसे ही आप, हमने लिखा था जावा रन करने के लिए जावा स्पेस फाइल नेम, यही लिखा था, तो वो क्या करता है, जो डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई है, बाइट कोड जिसमें है, तो केवल वो फाइल नेम वहां से लेता है और फिर वो ढूंढता है मेन क्लास जेवीएम कि मेन कहाँ लिखा हुआ, वहां से वो फिर फाइल का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है प्रोग्राम का। क्लियर? तो ये थोड़ा सा डिटेल थ्योरी है जो थोड़ा थोड़ा कभी कभी जरूरत है आप लोग को एक्सप्लेनेशन देने की। जावा में क्लास डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड है? कीवर्ड इज क्लास। ऑब्जेक्ट नहीं, डिफाइन नहीं, स्ट्रक्ट नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्ट तो सी सी प्लस प्लस में यूज होता है, डिफाइन ऑब्जेक्ट का यूज जावा में नहीं होगा। जावा में मेन मेथड का सही सिंटेक्स कौन सा है? अभी अभी हमने ये प्रोग्राम किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। अब देखिए ये राइट आंसर ये है। मैंने वहां पे कुछ और लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर ये वाले पोर्शन में आप बोलेंगे नहीं यहाँ तो कुछ और लिखा है, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि जो मैंने लिखा है और जो यहाँ पूछा जा रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटीज है। देखिए प्रोग्राम में एडिट कोपा डॉट जावा मैंने लिखा हुआ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं। यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है ये args लिखने के बाद मैंने लगाया, और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं तो स्ट्रिंग के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। जावा में ये भी इक्वली सेम है। अगर हम ऐसा लिखें
या जो मैंने अभी लिखा वो लिखें, क्योंकि ऑप्शन में ये दिया था तो ये हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली बताया वैसा भी करेंगे आप तो भी वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हम एग्जीक्यूट करके भी देखना चाहें तो करके देख सकते हैं। फाइल में जाके एग्जिट करें, सेव के लिए पूछेगा, सेव करें, कंपाइल करें इसको। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, जितनी बार आप प्रोग्राम में चेंज करेंगे जावा के, उतनी बार आपको फाइल को कंपाइल करना ही पड़ेगा, बिकॉज नए बाइट कोड जनरेट करता है कंपाइलर ईच एंड एवरी टाइम व्हेन एवर यू मेक चेंजेस इन योर सोर्स कोड। जब भी आप सोर्स कोड में कोई चेंजेस करेंगे तो आपको हर बार कंपाइल करना है, क्योंकि नए बाइट कोड जनरेट होते हैं। जावा सी कोपा डॉट जावा, देखिए कोई एरर नहीं आ रही है, रन करने के लिए जावा कोपा हमको सेम रिजल्ट मिल जाए। तो यहाँ बताना मैं यही चाह रहा था आपको कि आप मेन मेथड का जो सिंटेक्स है ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरीके जो अभी मैंने बताया वो प्रैक्टिकली, और यहाँ जो ऑप्शन में दिया वो, तो ये दिस इज द राइट सिंटेक्स। जावा में इनहेरिटेंस के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग होता है? देखिए इनहेरिटेंस इज इटसेल्फ अ वेरी वास्ट टॉपिक। इनहेरिटेंस का पहले तो समझ लीजिए कि इनहेरिटेंस होता क्या है। देखिए इनहेरिटेंस, ये जो कीवर्ड है, सॉरी कीवर्ड तो नहीं कहेंगे, ये इट्स अ कॉन्सेप्ट। इनहेरिटेंस इज अ कॉन्सेप्ट। ऐसा समझे कि जैसे मदर फादर मतलब पेरेंट्स के जो भी प्रॉपर्टीज है, कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कर रहा एग्जैक्टली, लेकिन पेरेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज उनके बच्चों में जेनेटिकली आती, या तो आंखें मिलेंगी, आईज मिलेंगी, या तो बाल का स्टाइल मिलेगा, या बोलने का तरीका कुछ ना कुछ मैच करेगा बच्चों में, या तो कलर मैच करेगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब किसी पहले से बनी हुई चीज है, सपोज मैं अगर और छोटा सा एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, तो जैसे दूध है, दूध से दही बनता है, तो दही ने क्या किया, दूध की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया अपने अंदर। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। पहले से बनी हुई किसी चीज है, उससे कोई नई चीज बन रही है, जिसमें पहले से बनी हुई चीज के भी प्रॉपर्टीज है और उसके खुद के भी प्रॉपर्टीज है, मतलब फीचर्स हैं। दही के अंदर दूध के भी आपको चीजें मिल जाएंगी और दही की जो प्रॉपर्टी वो तो मिलेगी ही मिलेगी। जैसे बच्चों की बात करें तो पेरेंट्स के कुछ क्वालिटीज उनके अंदर है और उनकी कुछ सेल्फ की क्वालिटीज भी। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अब जावा के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो एक क्लास के प्रॉपर्टीज, एक क्लास के मेथड को दूसरी क्लास में एक्सेस कर पाना, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और जिस क्लास को इनहेरिट किया जाता है उसे हम बेस क्लास कहते हैं या पेरेंट क्लास कहते हैं, और जिस क्लास में किया जाता है उसको हम डिराइव क्लास कहते हैं या चाइल्ड क्लास कहते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। और यहां बोला गया कि इनहेरिटेंस करने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाएगा, तो एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया जाता है। अब ये करते कैसे हैं ये समझ लीजिए, ये थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे ये हमारी, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, मेन क्लास तो होगी ही होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, क्लास मैंने बोला फर्स्ट, ये हमारी बेस क्लास होने वाली है। और इससे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल लिख रहा हूं वॉइड शो। इसको मैंने डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद मैं यहां लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINTL एंड प्रिंटलन। सिस्टम यहाँ पर अगेन एक क्लास है, ये जो सिस्टम लिखा हुआ है, देखिए जावा में जितनी भी इनबिल्ट क्लास होंगी ना उनका इनिशियल कैपिटल मिलेगा। जो इनबिल्ट होंगी, मतलब जावा में जो इनबिल्ट है, पहले से बनी हुई क्लासेस हैं, उनका इनिशियल लेटर हमेशा आपको कैपिटल मिलेगा। सिस्टम एक क्लास है, आउट इसका एक ऑब्जेक्ट है, और प्रिंटलन इसकी मेथड है। प्रिंटलन एक स्टैटिक मेथड है, क्योंकि स्टैटिक मेथड का फीचर ये होता है उसको क्लास नेम और ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली कॉल किया जाता है। तो प्रिंटलन यहाँ पर एक स्टैटिक मेथड है जिसको आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो कि सिस्टम क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू डायरेक्टली कॉल किया जा रहा है। यहां पर मैंने लिख दिया बेस क्लास। क्लियर? और अब यहां पर CLASS क्लास SECOND दूसरी क्लास बना रहा हूं। ये जो क्लास जो होगी, ये फर्स्ट पहले जो ऊपर बनी हुई क्लास है, इस क्लास को अपने अंदर इनहेरिट करेगी। तो कैसे करेगी, यहां पर लिखना होगा हमें EXTENDS, एक्सटेंड्स फर्स्ट। ये फर्स्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है सेकंड क्लास। इस सेकंड क्लास में इसके तो फीचर होंगे ही, जो इसके हैं सेकंड क्लास के वो तो फीचर होंगे ही होंगे, वो क्वालिटीज वो प्रॉपर्टीज होंगी ही, साथ साथ फर्स्ट के भी प्रॉपर्टीज
को ये एक्सेस कर सकता है। वो कैसे करेंगे अभी मैं बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर एक और मेथड बना देता हूँ, वॉइड डिस्प्ले, और इसके मेथड में मैं टाइप कर दूंगा, लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डबल कोट्स में आई, या डेराइव क्लास लिख देता हूँ, डेराइव्ड क्लास। देखिए, जावा के किसी प्रोग्राम में जितनी चाहे आप उतनी क्लासेस रख सकते हैं, लेकिन फाइल उस नाम से ही सेव होगी जिस नाम से आपकी मेन क्लास है। हमारी मेन क्लास इज दिस, ये हमारी मेन क्लास है। मेन क्लास ये है क्योंकि इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन मेथड जिस क्लास में होगी उसे हम मेन क्लास कहते हैं, और उस नाम से ही आपका फाइल सेव होना चाहिए। जावा की फाइल उस नाम से ही सेव होना चाहिए। बाकी ये यूजर डिफाइंड क्लास आप जितनी बनाना चाहे उतनी बना ले। एक क्लास ये बनाइए और दूसरी क्लास ये बनाइए, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है क्लास का नेम, तो मैं सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। सेकंड, S1 नाम दिया ऑब्जेक्ट का, इज इक्वल टू न्यू, SECOND, सेकंड। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है जावा में, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करने का तरीका है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने का तरीका है यूजिंग न्यू कीवर्ड। केवल डिक्लेयर करना होता तो इसको दो स्टेटमेंट में हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे केवल डिक्लेयर किया ऑब्जेक्ट, फिर S1 इज इक्वल टू न्यू, और फिर क्लास का नाम इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये केवल डिक्लेरेशन पार्ट कहलाएगा और ये इंस्टेंशिएशन पार्ट कहलाएगा। इसी को मैंने क्या किया था अभी, एक ही लाइन में एक साथ कर दिया था पूरा। S1 इज इक्वल टू, ये हम दोनों ही काम, डिक्लेरेशन और इंस्टेंशिएशन, उस दोनों काम को हम मैंने यहाँ पे एक लाइन में कर दिया है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखिए अब यहाँ पे मैंने किया क्या है, यहाँ पर सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। सेकंड क्लास है हमारी, ये हमारी सेकंड क्लास है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है S1, और इसके थ्रू मैं इसके भी मेंबर मतलब डिस्प्ले को कॉल कर पाऊंगा, और शो मेथड जो कि फर्स्ट की मेंबर उसको भी कॉल कर पाऊंगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ S1 डॉट शो, मतलब ये बेस क्लास की मेथड को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, और S1 डॉट DISPLAY, ये डिस्प्ले, ये डिराइव क्लास की मेथड को कॉल कर रहा है। क्लियर, ये पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। ऑल्ट F, एग्जिट, सेव, रन करने से पहले कंपाइल करें, कोपा डॉट जावा, कंपाइल हो गया, जावा स्पेस COPA कोपा। देखिए क्या किया, बेस क्लास, डिराइव क्लास, हेलो इन जावा। बेस क्लास मतलब हमारी जो बेस क्लास में जो लिखा हुआ था मेथड के अंदर, बेस क्लास, ये वाला मेथड कॉल हुई। फिर उसके बाद दूसरी मेथड ये कॉल हुई डिस्प्ले, जिसमें लिखा हुआ था डिराइव क्लास, तो ये हमको आउटपुट डिस्प्ले करके दे रहा है। और ये स्टेटमेंट तो मेन क्लास में हमने पहले लिखा हुआ था। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये और एक चीज और बता दूं कि इनहेरिटेंस जावा में कितने टाइप के होते हैं। जावा में इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि प्रिपरेशन ही कर रहे हैं हम, भले कुछ ज़्यादा टाइम लग जाए या कम क्वेश्चन करें, लेकिन प्रॉपर करें। देखिए जावा में पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस। शेप्स के थ्रू मैं बता देता हूँ आपको। एक बेस क्लास, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, एक बेस क्लास, और इससे ही एक क्लास ड्राइव होगी। एक बेस क्लास और एक डिराइव क्लास। बेस क्लास है ए, डिराइव क्लास है बी, इसको हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, वन बेस क्लास, वन डिराइव क्लास। अब इसमें ही अगर एक और ऐड हो जाए, एक क्लास और अगर इसमें ऐड कर दी जाती है,
तो ये बन जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्लास के नाम के लिए मैंने केवल एबीसी यूज किया, क्लास का नाम तो एज पर रिक्वायरमेंट या यूजर जैसा चाहता वो हम दे सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर एग्जांपल आप लोग को बताने के लिए यहाँ पे ए क्लास यूज की जो बेस क्लास है, फिर इससे एक क्लास जनरेट हो रही है बी क्लास, और फिर इससे भी एक और क्लास जनरेट हो रही है सी क्लास। इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल, मतलब पहला सिंगल, दूसरा कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल, मल्टी लेवल मतलब मोर देन वन लेवल, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। अगर एक बेस क्लास एक डेराइव क्लास है तो वो सिंगल इनहेरिटेंस। अगर एक बेस क्लास फिर डेराइव क्लास फिर उससे एक और डेराइव क्लास जनरेट होगी या उसके बाद फर्दर और वो जनरेट होती जाएगी तो उसको मल्टी लेवल कहते हैं। क्लियर। फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में नहीं होता। मल्टीपल का मतलब होता है दो बेस क्लास से एक डेराइव क्लास बनेगी, दो अलग अलग बेस क्लास है, इनसे जब एक डेराइव क्लास को बनाया जाएगा इन दोनों क्लास से लेकर, तो इसको हम कॉन्सेप्ट को कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि सी प्लस प्लस में होता है, बट जावा में ये डायरेक्टली नहीं होता, उसके लिए यूज होता है इंटरफेस। अभी एमसीक्यू में हम देख लेंगे इंटरफेस क्या होता है। तो पहला होगा सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और उसके बाद एक और होता है हायरार्किकल, HIERARCHICL, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्की का मतलब जैसे स्कूल में अ, मान लीजिए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे फिर वाइस प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल के नीचे फिर ये समझ लीजिए कि हेड मास्टर्स हैं, फिर उनके नीचे फिर मतलब एक हायरार्की बन रही है, एक उसके नीचे फिर दो बेस क्लास, फिर उनसे और फर्दर जनरेट हो रही है, तो इसको हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी होता है, लेकिन वो किसी भी दो इनहेरिटेंस को लेकर तब बनता है जब मल्टीपल इनहेरिटेंस भी यहाँ पे सपोर्ट करता तब। बेसिकली जावा में ये तीन टाइप के ही इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इनका प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जावा में कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं? प्रिमिटिव का मतलब देखिए डेटा टाइप प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव या डेराइव्ड भी जिसे हम कहते हैं। प्रिमिटिव, PRIMITIV, प्रिमिटिव का मतलब होता है जो इनबिल्ट हैं, जो पहले से बने हुए हैं, जो हमको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, हमको अलग से उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कहलाते हैं प्रिमिटिव या इनबिल्ट डेटा टाइप। उन्हें हम इंट्रिंसिक डेटा टाइप भी कहते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा में 8 होते हैं: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कैर और बुलियन। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। 8 टाइप के डेटा टाइप जावा में यूज होते हैं जो कि प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव मतलब पहले से बने हुए हैं, आपको ये बिल्ट इन प्रोवाइड होंगे, इनको इनके लिए आपको कोई फर्दर अलग से कुछ मेहनत या डिक्लेरेशन ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले से प्रोवाइडेड मिलते हैं जावा में। ठीक है, तो जावा में कितने प्रिमिटिव होते हैं? 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। फिर प्रिमिटिव के बाद ये एक और कॉन्सेप्ट है डेराइव्ड डेटा टाइप, DERIVE, डेराइव्ड, डेराइव्ड या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो इसमें आ जाता है फिर एरे आ जाएगा, आपका स्ट्रिंग आ जाएगा, जो प्रिमिटिव को लेकर बनाए जाते हैं वो डेराइव्ड डेटा टाइप कहलाते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। जावा में लूप कौन सा है? जावा में फॉर एक लूप है। जावा में लूप्स जो होते हैं, जावा में लूप का सिंटेक्स भी बता देता हूं। पहला डू लूप होता है, जो सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट तीनों में और जावा में भी यही होता है। डू स्पेस, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट ओपन, और यहां लास्ट में हम कंडीशन देते हैं। डू, WHI, वाइल, देन कंडीशन, और लास्ट में सेमीकोलन। तो एक लूप तो ये होता है। दूसरा लूप होता है वाइल, इन ब्रैकेट CONDITIO, कंडीशन, देन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे हम वो स्टेटमेंट देते हैं जिनको आपको लूप के अंदर रखना है। वैसे यहाँ पर भी STMT स्टेटमेंट, ये वो स्टेटमेंट होंगे जो लूप के अंदर एग्जीक्यूट होंगे। और एक और होता है फॉर लूप, फॉर
डायरेक्ट लिख रहा हूँ आई इज इक्वल टू 1, ये सिंटेक्स नहीं है, वो पूरा लूप का फॉर्मेट ही बता रहा हूँ। आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर वो स्टेटमेंट्स आएंगे जिनको आपको एग्जीक्यूट करना है मोर देन वंस, क्योंकि लूप का यूज ही होता है किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करने के लिए अंटिल अ सर्टेन कंडीशन। तो कंडीशन यहाँ दी गई है। यहाँ पे पूरा मैं प्रोग्राम बना के नहीं बता रहा हूँ आपको, कि फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा। लूप की क्लास में ही कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं स्टूडेंट को बताने में, फॉर विथ प्रॉपर प्रैक्टिकल। लेकिन आप लोग को एमसीक्यू वाइज रेडी होना है। एक लूप ये है जिसका सिंटेक्स ये लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, दूसरा लूप है व्हाइल, और तीसरा लूप है फॉर लूप। बेसिकली यही 3 लूप यूज होते हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट में भी। इसके अलावा और भी पैटर्न है लूप के, फॉर ईच भी होता है, फॉर नेक्स्ट होता है, तो वो आप यहाँ पे जावा में तो जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे एमसीक्यू के हिसाब से जावा में लूप कौन सा है, फॉर एक लूप है, इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, स्विच एक सिलेक्शन स्टेटमेंट है, ब्रेक ये जंपिंग स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, तो अभी ब्रेक से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ आने वाला है, वो हम देख लेते हैं। जावा में एरे डिक्लेयर करने का सही तरीका क्या है? अभी देखिए, अभी वैसे तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, हम अपनी फाइल में करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये एरे ही है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये एरे ही है। तो एरे डिक्लेयर करने का जो तरीका होता है, वहां डिक्लेयर करने के लिए बोला है, ध्यान दीजिएगा, इंट एक्स इस नाम से मैंने एरे डिक्लेयर कर दिया, ये तरीका होगा। सी, सी प्लस प्लस में भी ऐसे करते हैं, लेकिन जावा में केवल इतने से ये काम प्रोग्रामेटिकली नहीं काम करेगा, केवल इतने से काम नहीं होगा। लेकिन हाँ, एमसीक्यू में जो पूछा गया है कि जावा में एरे डिक्लेयर करने का सही तरीका क्या है, तो वो तरीका ये है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए सी डी ये सारे के सारे गलत है। इंट ए, यहाँ पे ये वेरिएबल नेम है, ए डबल आर वेरिएबल नेम है, ये डेटा टाइप है। इंट डेटा टाइप है, ये वेरिएबल का नाम है, और स्क्वायर ब्रैकेट एरे को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। लेकिन ये भी बता दूं कि अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से लगा होगा तब भी ये करेक्ट है, ये भी तरीका होता है। इट इज इक्वली, जो अभी अभी हमने पहले किया उसके बराबर ही, उसके समान ही, वो लिखे या ये लिखे एक ही बात है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्योंकि पूछा हुआ है कि डिक्लेयर कैसे करते हो, तो डिक्लेरेशन तो ये हो गया, बट इतने से जावा में ये एरे इंस्टेंशिएट नहीं होगा, उसके लिए फिर लिखा जाता है x इज इक्वल टू न्यू इंट, फिर हम यहाँ पे साइज देते हैं कि एरे कितने एलिमेंट्स को स्टोर करेगा अपने अंदर। ठीक है, और इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को हम एक साथ, जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट से हम एक ही लाइन में ये काम कर सकते हैं। इंट x इज इक्वल टू न्यू इंट, इस तरीके से। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे x एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, लेकिन हमको एमसीक्यू में बोला था कि डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो डिक्लेयर करने के लिए आपको केवल यही बताना है, ये नहीं बताना है। हाँ, जब इंस्टेंशिएट करने के लिए पूछा जाएगा तो अभी अभी मैंने जो प्रैक्टिकली बताया वो आप बता सकते हैं। सेमीकोलन इज मस्ट, क्योंकि जावा में एवरी लाइन इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, सेमीकोलन से टर्मिनेट होगी। जावा में स्ट्रिंग किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो स्ट्रिंग क्लास का ही ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट नहीं। सिस्टम भी एक क्लास है, स्कैनर भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है, सिस्टम भी एक क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास नहीं है। और यहाँ पे पूछा ही गया है कि जावा में स्ट्रिंग किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्लास का ही ऑब्जेक्ट होता है। अभी अभी हमने अपने प्रोग्राम में भी किया हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग क्लास है। एक्चुअली ये जो मेन मेथड के अंदर यहाँ ब्रैकेट्स में जो यूज किया जा रहा है ना, इसका यूज होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, वो एक डीप थ्योरी है, वो प्रैक्टिकली उतना डिटेल मुझे नहीं लगता कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड आना चाहिए। अगर आ गया तो फिर अब पढ़ लिया होगा आपने तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाएंगे, प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ऐसे इजीली नहीं समझ में आएगा, उसके लिए पूरा प्रोग्राम ही बताना पड़ेगा। हाँ, बस इतना जरूर है कि हो सकता है ऐसा एमसीक्यू बन जाए कि इस लाइन में कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए क्या यूज होगा, तो ये जो एआरजीएस है ना, ये यूज होता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट एआरजीएस लिखा हुआ है, यही यूज होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए। चलिए आगे बढ़े।
जावा में इनपुट लेने के लिए कौन सी क्लास यूज होती है, विच क्लास इज यूज टू टेक इनपुट। थोड़ा सा प्रैक्टिकल यहाँ पे एक नया होने वाला है, इसमें मैं हम इनहेरिटेंस वाली चीजें हटा दे रहा हूँ अब, तो मैं इरेज कर देता हूँ। हमारी एक मेन क्लास बनी हुई है क्लास कोपा। एग्जाम क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछा गया है कि इनपुट लेने के लिए कौन सी क्लास यूज होती है। रन टाइम पे अगर जावा में इनपुट लेना होगा तो वैसे तो कई क्लासेस यूज होती है, बेसिकली डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास यूज होती है, स्कैनर क्लास यूज होती है। तो यहाँ पे पूछा ही ऑप्शन जो दिए गए स्कैनर, तो ये राइट आंसर है। इनपुट रीड कंसोल नहीं यूज कर होगा, स्कैनर क्लास यूज होती है। अब कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। मैंने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल लिखा हुआ है इंट ए, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल यूज किया है इंट एन। ठीक है। अब स्कैनर क्लास के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू SCANNER स्कैनर, इन ब्रैकेट मुझे लिखना होगा SY सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन जो है ना, ये इनपुट स्ट्रीम है, ये इनपुट स्ट्रीम है। कीबोर्ड से जो भी इनपुट दिया जाएगा उसको रीड इसके थ्रू ही किया जाएगा, इस स्ट्रीम के थ्रू, जावा में सिस्टम डॉट इन के थ्रू। क्लियर। ये क्लास है। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं इसके पहले अभी हम प्रैक्टिकली देख भी चुके हैं। ये क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड, देन अगेन क्लास का नाम और ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में अगर पैरामीटर दिए जा रहे, ये पैरामीटर है, अगर पैरामीटर दिए जा रहे हैं मतलब इसका कोई कंस्ट्रक्टर है जो इस पैरामीटर को यूज करता है। अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए कि मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया स्कैनर क्लास का, और एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। स्टेटमेंट को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए मैंने लिखा एंटर योर नेम। अब मुझे एन वेरिएबल में उसको रीड करवाना, तो मैं यहां लिखूंगा एन इज इक्वल टू एस सी जो कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसकी एक मेथड यूज करूंगा नेक्स्ट लाइन मेथड। ये मेथड क्या करेगी, पूरी लाइन को रीड करेगी जो भी आप लिखोगे, और यहां पे मैं प्रिंट करवा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन योर नेम इज इक्वल टू डबल कोट पर प्लस जिस वेरिएबल में यूज मैं इनपुट ले रहा हूं एन। देखिए यहां पर एक और कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ये भी ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन के लिए जावा में क्या सिंबल यूज किया जाता है, तो प्लस सिंबल यूज किया जाएगा। ये एक स्ट्रिंग है डबल कोट से वाली, यहाँ इस डबल कोट से लेकर इस डबल कोट तक एक स्ट्रिंग है। दूसरा ये जो एन है, रन टाइम पे जिस वेरिएबल में हम इनपुट ले रहे हैं, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो दो स्ट्रिंग को यहाँ कॉन्केट मतलब मर्ज किसके थ्रू किया जा रहा है, प्लस सिंबल के थ्रू किया जा रहा है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एम्परसेंड साइन का यूज किया जाता है, जैसे C++ में एम्परसेंड साइन का यूज होता है, जावा में प्लस सिंबल का यूज किया जाता है। इसके बाद मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINTLN प्रिंटलन एंटर योर एज। अब देखिए इंटीजर को इनपुट लेने के लिए, इंटीजर के लिए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए बराबर SC, हमारे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे नेक्स्ट इंट लिखा जाएगा, INT नेक्स्ट इंट सेमीकोलन, और सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINTLN प्रिंटलन योर एज इज इक्वल टू प्लस ए। ये मैंने प्रोग्राम बना दिया। समझ लीजिए ये तो मेरी क्लास है, मेन क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सिंटेक्स ही होता है। ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, ये स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है एन। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। स्कैनर एक क्लास है जिसका यूज इनपुट लेने के लिए किया जाता है, इसका ऑब्जेक्ट है SC इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड के थ्रू ही ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होता है। स्कैनर के बाद ब्रैकेट में सिस्टम डॉट एन लिखा हुआ है जो कि इनपुट स्ट्रीम के लिए यूज हो रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर नेम, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। एंटर योर नेम मतलब नेम इनपुट करने के लिए बोलेगा। एन इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, SC यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। इस स्कैनर क्लास की मेथड है नेक्स्ट लाइन। तो किसी भी क्लास के मेथड को
एग्जीक्यूट कॉल करने के लिए उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू किया जाता है। ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड का नाम, ये मेथड एक्चुअली स्कैनर क्लास को बिलोंग कर रही है, लेकिन किसी क्लास के मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता ऊप्स में, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट है हमारा एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर योर नेम इज इक्वल टू, ये मैंने प्रिंट करवा दिया कि जो एन में इनपुट किया गया उसको ये प्रिंट कर देगा कि आपका नाम ये है। सिमिलरली इंटीजर वेरिएबल इनपुट करवाया है एज के फॉर्मेट में। अब इसको मैं सेव करके एग्जिट कर रहा हूँ, रन करता हूँ। रन करने से पहले क्या करना होगा, कंपाइल कोपा डॉट जावा, जावा सी स्पेस कोपा डॉट जावा। अब देखिए एरर्स आ रही है, मैंने इंटेंशनली आपके सामने इस तरीके से किया ताकि आप एरर भी समझ पाए। जावा में ये बोल रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल स्कैनर, कैन नॉट फाइंड सिंबल, दो एरर दे रहा है कि स्कैनर क्लास को ये नहीं समझ पा रहा है कि ये कहाँ से, क्या है ये, कहाँ से आई। तो उसके लिए एक्चुअली स्कैनर क्लास जो है ये एक पैकेज है जावा डॉट यूटिल डॉट SCANNER, इस पैकेज की मेंबर है ये क्लास। जावा डॉट यूटिलिटी पैकेज कहलाता है ये, जावा डॉट यूटिल पैकेज की मेंबर है ये क्लास। तो ये नहीं समझ पा रहा था कंपाइलर कि ये स्कैनर क्लास आई कहाँ से, तो हमको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। पैकेज को इंपोर्ट करने का तरीका ये होता है, इंपोर्ट स्पेस पैकेज का नाम और उसकी जिस क्लास को आपको इंपोर्ट करना है। देखिए स्कैनर की जगह पे अगर मैं यहाँ पे स्टार लिख दूं तो इसका मतलब हुआ कि जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस है वो सारी की सारी इंपोर्ट हो गई। अब आप जिस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहें जो यूटिल पैकेज को बिलोंग करती है वो आप कर सकते हैं। डॉट स्टार लगाने का मतलब ये हुआ कि इस पैकेज के अंदर जितनी क्लास है वो सारी इंपोर्ट कर ली गई। क्लियर? मैं यहाँ पे केवल एक क्लास कर रहा हूँ, स्कैनर क्लास। अब ये मैंने यहाँ लिख दिया। अगेन मैं एग्जिट करता हूँ और कंपाइल करके देखते हैं कि क्या प्रॉपर ये वर्क कर रहा है। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, यस नाउ इट इज वर्किंग। इसने कोई एरर नहीं दिया, दैट मीन्स की प्रोग्राम इज करेक्ट। रन कर ले हम जावा स्पेस कोपा, एंटर। एंटर योर नेम मैंने लिखा गिरीश कुमार विश्वकर्मा। एंटर योर एज मैंने यहाँ पे लिख दिया 45 सपोज। योर नेम इसने डिस्प्ले कर दिया था, योर नेम इज इक्वल टू गिरीश कुमार विश्वकर्मा। एंटर योर एज 45 किया था तो योर एज इज इक्वल टू 45, यही मैंने कोड में लिखा हुआ है। इस लाइन को आप चाहें तो ऐसा लिख दें कि एक साथ पहले वो मुझसे पूछे, उसके बाद वो आउटपुट डिस्प्ले पे। कंट्रोल एक्स से यहाँ मैंने कट किया और लास्ट में यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ। थोड़ा सा प्रॉपर लगता है क्योंकि क्या है एक एक बार वो पूछे और फिर डिस्प्ले करे, उससे बेहतर है कि एक साथ ही करें। फिर से कंपाइल करना होगा प्रोग्राम को, फिर से रन कर देते हैं। एंटर योर नेम, केवल मैंने गिरीश लिखा। एंटर योर, मैंने सपोज यहाँ पे आपकी बार लिख दिया 39 लिख देता हूँ सपोज। अब ये मुझे रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया, योर नेम इज इक्वल टू गिरीश, योर एज इज इक्वल टू 39। क्लियर? तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताने की कोशिश की ताकि आपको और एमसीक्यूज अगर उससे रिलेटेड आए तो बन सके, क्योंकि केवल एक एमसीक्यू पढ़ने से जरूरी नहीं कि वो आने वाला है। कौन सी क्लास यूज होगी? स्कैनर क्लास यूज। हाँ, एक और बात बता दूं कि डेटा इनपुट स्ट्रीम भी एक क्लास होती है जिसका यूज इनपुट लेने के लिए किया जाता है। वो यहाँ ऑप्शन में था नहीं तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन हो सकता है वो भी आ जाए। तो एक और क्लास यूज होती है डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास। क्लास का नाम है डेटा इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। ये क्लास का यूज किया जाता है इनपुट लेने के लिए। तरीका वही होगा जैसे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसकी मेथड रीड लाइन मेथड यूज होती है। इसमें डी कैपिटल है, आई कैपिटल है, एस कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा ना। इस क्लास का भी यूज होता है इनपुट लेने के लिए। चलें आगे बढ़ते हैं। जावा में कमेंट का सही तरीका क्या? कमेंट क्या होता है? कमेंट का मतलब सपोज मैं कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, किसी प्रोग्राम डेवलप कर रहा हूँ, मैं किसी लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मैंने 200, 500, 1000 लाइन का कोड लिखा हुआ है। अब मेरी जगह पे कोई दूसरा डेवलपर या दूसरा प्रोग्रामर आता है उस पर काम करने के लिए, तो कमेंट करने से क्या होगा कि रीडेबिलिटी हमको ज्यादा प्रॉपर हो जाती है, यूजर फ्रेंडली हो जाता है। तो कमेंट कैसे बनाया जाता है? जैसे मैं सिंगल लाइन कमेंट बनाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाकर यहाँ लिख दूंगा वेरिएबल
डिक्लेरेशन, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं पैकेज इंपोर्ट, यहां पर लिख देता हूं फॉरवर्ड स्लैश लगाकर क्लास डेफिनिशन। ये सब सिंगल लाइन कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मतलब केवल हमको यहाँ सोर्स कोड में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा एग्जीक्यूशन को लेकर। नेम मैंने कुछ भी इनपुट कर दिया, कुछ भी एज इनपुट कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कमेंट बनाने का तरीका जावा में ये होता है। जावा स्क्रिप्ट में भी यही होगा, ध्यान रखिएगा। जावा स्क्रिप्ट में भी यही तरीका होता है, सी प्लस प्लस में भी यही तरीका होता है सिंगल लाइन कमेंट बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मल्टी लाइन कमेंट बनाना होगा, मुझे यहां से लेकर यहां पूरे ब्लॉक को ही कमेंट बनाना है, तो उसके लिए फॉरवर्ड स्लैश स्टार का साइन लगाएं, और जहां तक आपको कमेंट बनाना है वहां तक आप उल्टा स्टार देन फॉरवर्ड स्लैश लगा दें, तो ये पूरा कमेंट आउट हो गया। इट विल डू नथिंग, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये केवल यहाँ सोर्स कोड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बट ये रन नहीं होने वाला। तो मल्टी लाइन कमेंट बनाने के लिए फॉरवर्ड स्लैश और स्टार का साइन, और ये जितना भी लेकर जाना वहां तक लेकर जाइए। क्लोज करने के लिए स्टार का साइन, एस्टेरिस्क का साइन जिसे हम बोलते हैं, और फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए। तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स बन गए। और सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है। क्लियर? चलिए, करेक्ट वे टू राइट सिंगल लाइन कमेंट डबल फॉरवर्ड स्लैश। जावा में मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं ये अभी अभी बताया। फॉरवर्ड स्लैश स्टार का साइन देन कमेंट, देन अगेन स्टार का साइन और फॉरवर्ड स्लैश। ये एचटीएमएल में यूज होता है। जावा में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज लूप को एग्जिट करने के लिए किया जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट, लूप से एग्जिट होने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। जैसे अब तो खैर लूपिंग वाला मैंने वहां से इरेज कर दिया। कोई भी लूप आप लिखेंगे और लूप के बीच में जहां पर आपको उसको ब्रेक करना है, आप चाह रहे हैं कि उस लूप से हम बाहर रहे हैं, तो वहां पर आप ब्रेक स्टेटमेंट लगा दीजिए। ब्रेक सिंपली सेमीकोलन के साथ लगता है, जैसे मैं करके बता देता हूँ आपको। जैसे सपोज मैं यहाँ पर फॉर लूप का ही एक प्रोग्राम ही बना लेता हूँ जल्दी से। मैंने यहाँ लिखा फॉर a is equal to 1, a less than is equal to 10, सेमीकोलन a प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ system डॉट आउट डॉट println। कुछ नहीं करूंगा, केवल a लिख दूंगा। a वेरिएबल की जो वैल्यूज है उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। रन करके देख लेते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, रन कर लेते हैं। क्या किया, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लूपिंग का प्रोग्राम है। अब इसमें अगर मुझे कहीं ब्रेक देना है, तो मैंने ब्रेक करने के लिए मैं क्या कंडीशन दूंगा। ये तो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। मैंने यहां पर बोला इफ ए इज इक्वल टू, डबल इक्वल टू साइन लगेगा इक्वलिटी के लिए। डबल इक्वल टू साइन ये ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है, डबल इक्वल टू का साइन यूज होगा। ए इक्वल टू 5, तो मैं यहां से इसको ब्रेक करने के लिए बोल देता हूँ। लूप मैंने लगाया हुआ है 10 टाइम्स के लिए, मतलब 10 तक के लिए, लेकिन जैसे ही वो ए की वैल्यू 5 हो तो उसको ये ब्रेक कर दे। कंपाइल, रन। देखिए अब क्या किया उसने, 1 2 3 4 5। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट का यूज है। ब्रेक का यूज होता है लूप से एग्जिट होने के लिए। जावा में पैकेज क्रिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, वैसे तो पैकेज कीवर्ड ही यूज होता है। ये थोड़ा डिटेल इन डेप्थ एडवांस टॉपिक में चला गया, हालांकि कोर जावा का ही टॉपिक है जावा का, लेकिन ये मुझे नहीं लगता आना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए, जावा में पैकेज क्रिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होगा, पैकेज का यूज होगा। इंपोर्ट, पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए होता है। जैसे सी प्लस प्लस में हम लिखते हैं हैश इंक्लूड हेडर फाइल, फाइल नेम देते हैं हेडर फाइल नेम, तो जो वहां पे इंक्लूड यूज करते हैं वो इंपोर्ट का काम है, पैकेज को इंपोर्ट करना। और पैकेज बनाने के लिए हम पैकेज कीवर्ड का यूज करें। पैकेज होता क्या है जावा में, पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस। एक पैकेज के अंदर हम मोर देन वन क्लासेस, मोर देन वन इंटरफेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, पैकेज बनाने के लिए पैकेज कीवर्ड का यूज होगा। इस तरीके से करेंगे, देखिए वो भी करके बता देता हूं आपको। यहाँ पे सबसे टॉप का स्टेटमेंट वही होगा, PACKAG, पैकेज, और पैकेज का जो नाम आपको देना वो दे दीजिए। अब उसके बाद जो लिखा जा रहा है वो पैकेज का के अंदर लिखा जा रहा है।
इसका थोड़ा सा डिटेल है ये पैकेज का, इतना बस ध्यान रखिए आपकी पैकेज को बनाने के लिए हम पैकेज कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जावा में कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम हो। अब देखिए कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका जो है, कंस्ट्रक्टर पहले तो होता क्या है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर होता है क्लास का ही, जो जिसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, कंस्ट्रक्टर को कॉल भी नहीं किया जाता, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा तब जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो करके देख लेते हैं हम इसको प्रैक्टिकली जल्दी से। एक क्लास मुझे बनाना पड़ेगा, यहां पर यूजर डिफाइंड क्लास में बना लेता हूं। क्लास मैंने यहां पर दे दिया, यहां पे CONSTEX कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल के लिए, CONSTEX ये कंस्ट्रक्टर बना दिया मैंने। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने लिख दिया सिस्टम। वैसे कंस्ट्रक्टर का यूज जब आप चाहते हैं कि जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उस टाइम पर कोई टास्क परफॉर्म हो जाए, या किसी वेरिएबल में कोई इनिशियल वैल्यूज आ जाए, या बैकग्राउंड में कुछ आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हो एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तब कंस्ट्रक्टर का यूज एक्चुअली तब किया जाता है जनरली। सिस्टम डॉट मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर। एंड कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप वगैरह कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी नहीं होता है। CONSTRUCTOR कंस्ट्रक्टर, आई एम अ कंस्ट्रक्टर। अब देखिए ये हमारी यूजर डिफाइंड क्लास है, हमारी मेन क्लास है ये पब्लिक क्लास कोपा, ये कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे मैं कमेंट बना के लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर। और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं केवल इतना लिखूंगा CONSTEX C इज इक्वल टू न्यू CONSTEX। देखिए ये मैंने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे अपने आप कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर को अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, वैसे ही कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। मतलब इसके अंदर जो भी लिखा होगा, जो स्टेटमेंट, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं प्रोग्राम को, पहले कंपाइल करें, कोई एरर नहीं, सब ठीक है, रन करें। आई एम अ कंस्ट्रक्टर। देखिए मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो लिखा हुआ है उसको कॉल नहीं किया है अलग से, एक्सप्लिसिटली कहीं पर भी कॉल नहीं किया, लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, हमारी क्लास का नाम है, यूजर डिफाइंड क्लास है CONSTEX, इसका मैंने जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू कीवर्ड के थ्रू जैसे ये इंस्टेंशिएट हुआ, तो अपने आप ये क्या करेगा, इस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर देगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। कोशिश तो है कि जितना प्रैक्टिकल कर सकें कर लें। जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अभी अभी हम कर ही रहे हैं न्यू कीवर्ड। दिस कीवर्ड का यूज करंट क्लास को रेफर करने के लिए किया जाता है। सुपर का यूज इमीडिएटली जो पेरेंट क्लास होती है उसको रेफर करने के लिए किया जाता है। क्रिएट ऐसा कुछ यूज होता नहीं जावा में, न्यू कीवर्ड है। जावा में इंटरफेस इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा कीवर्ड होगा, तो इंप्लीमेंट्स यूज होता है जावा में इंटरफेस बनाने के लिए। अब इंटरफेस बनाया कैसे जाता है वो भी जल्दी से देख लेते हैं। इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब कब यूज होगा इंटरफेस, व्हेन वी नीड टू इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, मोर देन वन बेस क्लास, एक डिराइव क्लास, तभी इंटरफेस की जरूरत है, अदरवाइज इंटरफेस की जरूरत या रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पर जो क्लास बनी थी इसको मैं बना देता हूं इंटरफेस। नहीं, लेकिन फिर वही होगा कि इंप्लीमेंट भी तो करवाना है क्लास। इसके ऊपर मैं एक इंटरफेस बना देता हूं, INTERFACE, इंटरफेस टेस्ट नाम से, और इसके अंदर एक मेथड दे दी मैंने void ABC, यहाँ पे केवल डिक्लेयर किया। अब जो क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी इसी से करवा देते हैं, IMPLEMENTS, इंप्लीमेंट
इसको यहाँ पर उस मेथड को डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे vuid void ab को डिफाइन कर दिया। डिफाइन मतलब उसकी बॉडी बता दी, वो क्या करेगी एग्जैक्टली वो बता दी। system dot out dot println println using interface। अगेन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट आपको नहीं बनाना, आपका ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास का ही। क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप उसको कॉल कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ c डॉट ए बी। मैथड ये हमारी किसकी है, इंटरफेस की, लेकिन किसके थ्रू कर रहे हैं हम एग्जीक्यूट उसको, क्लास के थ्रू। एक एरर है, क्या बोल रहा है, इलीगल स्टार्ट ऑफ टाइप। कहाँ पर, चलिए खैर एरर रेक्टिफाई करेंगे तो टाइम लग जाएगा। कहीं तो ब्रैकेट की एरर आ रही होगी। इतना जरूर ध्यान रखिए एमसीक्यू के हिसाब से कि इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज किया जाएगा। जावा में इंटरफेस इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज होगा। इंटरफेस बनाने के लिए पूछा गया होता तब आप इंटरफेस लिखते, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के लिए तो इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज होगा। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए क्योंकि ये विंडोज में ही चलता है, नहीं ये तो ऐसा कुछ नहीं है। मशीन कोड यूज करता है क्योंकि ये बाइट कोड, मशीन कोड भी यूज नहीं करता, यह बाइट कोड्स यूज करता है। क्यों, क्योंकि जब भी हम जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, सॉरी कंपाइल करते हैं, तो इट क्रिएट्स अ डॉट क्लास फाइल विच कंटेन्स बाइट कोड्स। और ये जो बाइट कोड्स होते हैं ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब इस डॉट क्लास फाइल को ले जाकर आप किसी दूसरे सिस्टम पर रन कर लीजिए जिसका ओएस अलग है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, टोटली उसका हार्डवेयर भी अलग है, लेकिन जेवीएम है अगर वहां पर, तो वो डॉट क्लास फाइल को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे उस बाइट कोड्स के थ्रू, वो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। क्लियर। तो आज की कोशिश इतनी थी कि मैं बता सकूं आपको कि जावा में बेसिकली जो छोटे छोटे से एमसीक्यूज बनेंगे वो कैसे बनेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि जो मैंने करवाया एग्जैक्ट ऐसे ही आ जाए, लेकिन हाँ इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आएगा डेफिनेटली। इतना कुछ पढ़ा है जावा में अभी, तो कुछ ना कुछ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही जिन जो हम आप अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ यूजफुल तो जरूर होगा डेफिनेटली। क्लियर। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के मेरे पास कॉल आते हैं एमपी में ही अलग अलग लोकेशन से, सर इस पर वीडियो बना दीजिए, वो एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। मेरा बस यही कहना है कि आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी, आप केवल कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो क्या होगा कि बाकी स्टूडेंट की भी जो क्वेरीज है वो उनको ये लगे कि अच्छा इस पे कमेंट आ गया तो वीडियो तो आना ही है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी अपनी, होली का भी समय है, तैयारी अपनी करते रहिए, सिलेक्शन आपको लेकर रहना है। टाइम कम बचा हुआ है, एमसीक्यूज करिए, प्रैक्टिकल जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं करिए, कोशिश करिए। मेरे अभी और भी वीडियो आएंगे 14 के पहले तक तो वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन वीडियो बनाने में तभी मेरे को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है जब कुछ कमेंट्स आ जाते हैं कि ये टॉपिक है, ये प्रॉब्लम है, ये क्वेरी है, कुछ सजेशंस भी आए आप लोग के कि मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी टीचिंग मेथोडोलॉजी में यूज कर रहा हूँ, इसमें और क्या आप वेरिएशन चाहते हैं, और क्या आप अपडेशन चाहते हैं, और किस तरीके से आपको मैं समझाऊं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ऐसा वो सब कुछ आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, स्वस्थ रहें, और होली बड़ी ही सेफ खेलें, बड़े अच्छे से खेलें, बहुत प्रेम पूर्वक खेलें, किसी भी तरीके का न्यूसेंस क्रिएट ना करें, बहुत आराम से होली खेलें। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।